शैम्पूज़ के अंदर ये इंग्रेडिएंट्स होंगे या जिन स्प्रेस के अंदर ये इंग्रेडिएंट्स होंगे एंड मिनॉक्सिडिल होगा तो वो आपके हेयर फॉल को रोकेगा। अगर आप फर्स्ट और सेकंड स्टेज ऑफ मेल पैटर्न हेयर लॉस में हैं, इसकी 7 स्टेजेस होती हैं फिजा। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेज में आपको कुछ खाली जगह नज़र नहीं आती, सिर्फ बालों की थिनिंग शुरू होती है, या अक्सर मर्द कहते हैं कि यहाँ से बाल पीछे जाना शुरू हो गए दोनों साइड से, टेम्पल एरिया से। फिर जो थर्ड और फोर्थ स्टेज है उसमें हल्की हल्की स्किन नज़र आना शुरू हो जाती है। उसमें हम फिर PRP या एक्सोसोम्स या लेज़र थेरेपीज़ उनका सहारा लेते हैं इन एडिशन टू ये टॉपिकल स्प्रेज एंड जो मैंने आपको एंटी हेयर फॉल शैम्पूज बताए। हम हेयर फॉल के ऊपर बात करें, मर्दों के भी बहुत ज़्यादा बाल गिरते हैं, बल्कि औरतों से ज़्यादा। ट्रेंड भी पहले उनकी निकल आती है, अच्छे खासे खूबसूरत होते हैं, लड़कियां देख के शादी करती हैं, हेयर स्टाइल पे मरती हैं, ठीक है, थूक लगा लगा के बाल सेट करते हैं। जैसी शादी होती है वो सिर्फ थूक लगाना ही रह जाती है, बाल कुछ नहीं होता सर पे। हाँ बिल्कुल, वो कहते हैं जो मर्द ज़्यादा कमाते हैं उसके बाल उड़ जाते हैं। हाँ कौन निकल आती है। हाँ अच्छा, मैं तो लोग कहते हैं ना कि अमीरी की निशानी है बाल जल्दी गिर जाते हैं, तो मैं तो बड़े माड़े भी देखे जो वो कब अमीर होंगे बेचारे, जिनकी टिंट तो आ गई मगर दौलत नहीं आई अभी। बिल्कुल बिल्कुल, ये बदकिस्मती की निशानी है। अच्छा तो बाल अब लोग कहते हैं कि औरतें गिराती हैं टेंशन दे दे के, टेंशन दे दे के, ऐसा तो नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फिजा। हर बुरी चीज़ को औरतों के साथ मंसूब कर दिया जाता है कि ये भी औरत ने किया। लेकिन ये बताना बहुत ज़रूरी है कि जो भाइयों के अपने हार्मोन्स हैं ना, मेल हार्मोन्स, वो उनके बाल गिराते हैं, उनका मर्दानापन उनके बाल गिराता है, औरतें नहीं गिराती। जी बिल्कुल भी नहीं। मेल हार्मोन्स जो है वो हेयर फॉल का बाइस होता है? बिल्कुल बिल्कुल। ये मेल ऐसा क्या मसला होता है? बस मेल हार्मोन्स हैं कि ये आपका हार्मोन प्रोन एरिया, ये वाला जहाँ से चांद बनना शुरू होता है और ये फ्रंटल रिसेशन शुरू होती है, तो ये मर्दों का एक खास हार्मोन होता है जो टेस्टोस्टेरॉन कन्वर्ट होता है DHT में। अच्छा। ठीक है, वो DHT जो है वो यहाँ से बाल गिराना शुरू कर देता है। अच्छा। तो इसलिए जो भी हमारे सारी इसकी ट्रीटमेंट्स हैं वो एंटी DHT या एंटी मेल हार्मोन ट्रीटमेंट्स होती हैं, और उसमें कुछ खाने वाली दवाइयाँ भी होती हैं जो कि हम मर्दों को नहीं देते, वो ज़्यादातर ख़वातीन को देते हैं। बाज़ औक़ात मर्दों को उसमें साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं। अच्छा। तो इसलिए इसमें ख़वातीन का कोई कसूर नहीं है, ये उनके अपने मेल हार्मोन्स हैं जो उनके बाल गिरा रहे हैं। लेकिन उसके मर्द तो बेचारा ख्याल भी नहीं करते डॉक्टर कंजा, ना तो वो कोई मल्टीविटामिन्स खाते हैं, ना कोई ताकत की दवा खाते हैं, ठीक है, ना ही उनके मैंने तो कोई ऐसे देखा कि ऑयलिंग वगैरह करके अपना बड़ा को ख्याल रखते हो। शैम्पू भी उनको एक वो मिल जाता है खुश्की दूर करने वाला शैम्पू, वही बेचारे लगा लगा के ना अपने बाल और मजीद गिरा देते हैं, मगर उनको तो कुछ पता ही नहीं होता कि भाई ड्राई हेयर के लिए कौन सा शैम्पू है, तो नॉर्मल हेयर के लिए कौन सा। तो उनको घर में आया हुआ जो मिल जाए वो लगा लेते हैं। अब उनके हेयर का कोई ऐसा नहीं है सिस्टम जो थोड़ा सा पहले से प्रिकॉशंस करें, वो ख्याल करें, एक बार क्योंकि ट्रेंड आ गई तो फिर बाल वापस नहीं आते। नहीं, जहाँ पे फैज़ा शुरू हो जाता है ना, आपको मर्दों को बड़ी जल्दी पता चल जाता है। वो आते ही कहते हैं कि जनाब अभी बाल गिरे नहीं होते, वो कहते हैं कि बालों में जान नहीं रही। मतलब पहले हेयर स्टाइल बनाते थे, बाल ठीक जहाँ पे सेट करते थे वहाँ सेट रहते थे, अब गिर जाते हैं, ये बाल बिल्कुल हल्के से थिन होना शुरू हो गए हैं। तो ये फर्स्ट सिम्टम होता है कि आपको पैटर्न हेयर लॉस या मर्दाना गंजपन शुरू हो गया। ये वो स्टेज है जहाँ पे हमें लगाने वाली स्प्रेस काम देंगी, ठीक है, कुछ एंटी हेयर फॉल शैम्पूज अगर हम ऐड कर लें तो वो हमें काम देंगे। अच्छा, ये काम करते हैं एंटी हेयर फॉल शैम्पूज जो है मार्केट में जो दस्तयाब होते हैं, वो सही काम करते हैं? सही काम करते हैं अगर आप फर्स्ट या सेकंड स्टेज में हैं मेल पैटर्न हेयर लॉस में। मुझे लगता था ये सिर्फ साफ करते हैं बालों को, काम नहीं करते। आज आपने नई चीज़ बताई, मतलब हम जाएं तो देख के ये चीज़ें लिया करें। जी, ये मेडिकेटेड लेनी है जिसमें स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट्स हों, जैसे मैंने अभी आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, बाइकेपल है, एनागन है, रिडेंसिल है, ज़ाइलिशाइन है। ये सारे जिन शैम्पूज़ के अंदर ये इंग्रेडिएंट्स होंगे या जिन स्प्रेस के अंदर ये इंग्रेडिएंट्स होंगे एंड मिनॉक्सिडिल होगा तो वो आपके हेयर फॉल को रोकेगा। अगर आप फर्स्ट और सेकंड स्टेज ऑफ मेल पैटर्न हेयर लॉस में हैं, इसकी 7 स्टेजेस होती हैं फिजा। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेज में आपको कुछ खाली जगह नज़र नहीं आती, सिर्फ बालों की थिनिंग शुरू होती है, या अक्सर मर्द कहते हैं कि यहाँ से बाल पीछे जाना शुरू हो गए दोनों साइड से, टेम्पल एरिया से। फिर जो थर्ड और फोर्थ स्टेज है उसमें हल्की हल्की स्किन नज़र आना शुरू हो जाती है। उसमें हम फिर PRP या एक्सोसोम्स या लेज़र थेरेपीज़ उनका सहारा लेते हैं इन एडिशन टू ये टॉपिकल स्प्रेज एंड जो मैंने आपको एंटी हेयर फॉल शैम्पूज बताए हैं। लेकिन जहाँ आप 3 और 4 स्टेज को क्रॉस कर लेते हैं और अब पूरा एक मैदान बन जाता है और बहुत थोड़े एरिया में बाल रह गए, यानी 6-7 स्टेज पे आप पहुँच गए, तो फिर हेयर ट्रांसप्लांट के बगैर गुजारा नहीं है। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी आपको अपने मेडिसिन पे रहना पड़ता है, स्प्रेस पे रहना पड़ता है। अच्छा, हेयर ट्रांसप्लांट पे भी आपने बात छेड़ी, तो मुझे बता दें, हमारे एक तो बहुत फेमस एक्टर आपको पता है, उनके साथ भी ये हादसा हुआ था कि हेयर ट्रांसप्लांट उनका शायद गलत हो गया था या ठीक नहीं हुआ था, तो उसकी वजह से उन्होंने तो वीडियो भी शेयर की थी। मैं साजिद हसन साहब की बात कर रही हूँ। और बड़ी अच्छी बात है अगर किसी के साथ कोई
कोई गलत हो जाए, गलत ट्रीटमेंट हो जाए किसी जगह से, या किसी को इन्फॉर्मेशन ना हो, या काम सही ना की, खुद से गलती कोई ऐसी हो जाए, तो बंदे को बता देना चाहिए ताकि किसी और की सेहत पे जो है ना कोई बुरा असर ना पड़े। मैं ये कहना चाह रही थी कि क्या हेयर ट्रांसप्लांट टोटल सेफ, कामयाब है आज के दौर में? पहले तो चलो नई नई चीज़ें लोगों को अब आज के दौर में क्या है? जी बिल्कुल फ़िज़ा, ये सेफ़ प्रोसीजर है। अगर सेफ़ हैंड्स में हो तो बिल्कुल सेफ़ प्रोसीजर है। लेकिन देखिए जितना इन्वेजिव प्रोसीजर होता है, अब जैसे अगर आप दवाई लगा रहे हैं तो कोई रिएक्शन इतना नहीं आ सकता, स्प्रेज लगाने से कुछ नहीं हो सकता आपको। लेकिन जैसे ही आप कोई इन्वेजिव प्रोसीजर अपने लिए ऑप्ट करते हैं या ऑपरेशन या सर्जरी ऑप्ट करते हैं, तो वहाँ पर एक कॉन्सेंट फॉर्म आपसे साइन कराया जाता है कि भाई इसकी ये पेचीदगियाँ हो सकती हैं। तो वो आपके हमारी टेक्स्ट बुक में, हमारे लिटरेचर में मेंशन होता है कि वो किसी के साथ भी हो सकती हैं। ऑल्दो उनका रेट बहुत कम होता है, 0.6 to 1%, लेकिन अगर 100 लोगों को आप करेंगे तो कोई एक आध कॉम्प्लिकेट हो सकता है। उसका ये मतलब नहीं है कि वो सर्जन ख़राब है या वो जगह ही ख़राब है। तो ये लिखी हुई पेचीदगियाँ होती हैं जो किसी में कभी भी हो सकती हैं। अच्छा। तो जब भी आप सर्जरी ऑप्ट करते हैं तो आपको बंदा तो डरेगा ना, फिर आम बंदा जब जाएगा तो किसी का एक अगर ऐसा पर्सन केस देखेगा तो उसके बाद फिर बंदा तो डरेगा। फिर सेफ कैसे हुआ ये? सेफ इस तरह से हुआ कि जैसे जैसे सर्जन का एक्सपीरियंस बढ़ता है, कॉम्प्लिकेशन की रेशो कम होती जाती है। जैसे जैसे आपकी आफ्टर केयर, आफ्टर प्रोसीजर जो केयर है वो बहुत अच्छी होगी, कॉम्प्लिकेशन के चांसेस कम हो जाएंगे। देखें आपका ट्रांसप्लांट हुआ है, वो एक रॉ जगह है, वहाँ पे अगर गंदा हाथ भी लग गया, गंदा कपड़ा भी लग गया, वहाँ पे इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस हो जाएगा, वो पूरी स्कैल्प में फैल जाएगा। ये नाजुक काम है, ये बहुत नाजुक काम है। इसको आफ्टर केयर भी बहुत चाहिए, आफ्टर केयर भी है, बहुत एक्सपीरियंस हैंड्स भी चाहिए करने वाले के। और बाद का पूरा महीना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने इन्फेक्शन से कैसे बचा के रखा अपने आप को। तो ये कितने देर का टाइम पीरियड होता है जो आफ्टर केयर का है? आफ्टर केयर का पूरा एक 2 से 4 हफ्ते का टाइम है, जिसके बहुत ज़्यादा आफ्टर केयर की ज़रूरत होती है। स्पेसिफिक शैम्पूज़, हेड वॉशेस दिए जाते हैं, स्पेसिफिक केयर बताई जाती है, उसके बाद PRP स्टार्ट हो जाते हैं। तो आपने ट्रांसप्लांट के बाद भी बहुत सारी केयर करनी होती है, तभी बाल बचे रहते हैं, नहीं तो वो भी गिर जाते हैं। 5-10 साल में ट्रांसप्लांटेड हेयर भी गिर जाते हैं। अच्छा, अब ये PRP का भी बारे में ज़रा बताइए, एलैबोरेट कर दीजिएगा कि लड़कियां भी बार बार कहती हैं हमने PRP करा लेनी है हेयर फॉल के लिए, तो ये काम करती है हेयर PRP? कुछ लोगों को तो फेस पे भी PRP काम नहीं करती है जी, या शायद सही जगह से नहीं कराते होंगे। नहीं, अच्छा हाँ, ये भी तो, एक हाँ, ये दोनों ही बता दें। PRP तो हमने सुना ना फेस एंड हेयर, तो ये दोनों काम करती है। PRP इज वर्किंग गुड जी। फिर जब मैं स्पेशलाइजेशन करी थी डर्मेटोलॉजी में, तो मेरे रिसर्च का टॉपिक था PRP इन हेयर फॉल। तो मैंने 200-300 लोगों की PRPs की थी, और उसमें हमने देखा था 200-300 लोगों की। जी, उसमें इतना रिक्वायरमेंट होती है, आपका सैंपल साइज होना चाहिए, इतने लोगों की आप करेंगे तो आप रिसर्च में कुछ बता सकते हैं। तो उसमें हम जो मैंने देखा था, हमारी ऑब्जर्वेशन, हमारा जो आर्टिकल फिर छपा, और उसमें ये ऑब्जर्वेशन आई थी कि जितने यंग लोग होते हैं, मतलब 19-20s में जो लोग होंगे, उनके PRP बहुत स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि उनका ब्लड है ना, तो उसमें ग्रोथ फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो जैसे ही लगाएंगे उनको इफेक्टिव होगा। लेकिन जैसे ही 30 के बाद आपके, जैसे आपने बताया कि सारे सिस्टम्स ही डाउन होना शुरू हो जाते हैं, बाल भी, कोलेजन भी, स्किन भी ढलनी शुरू हो जाती है, इसी तरह आपके ब्लड के ग्रोथ फैक्टर्स भी कम होना शुरू हो जाते हैं। तो 35 या 30-40s में जितने लोगों का PRP किए, उनके रिजल्ट बहुत कम आए। तो हमने देखा कि यंग एज में PRP बहुत इफेक्टिव है, लेकिन ओल्ड एज में इतना इफेक्टिव नहीं है। अच्छा, ये वाली तो यंग एज में, मतलब आफ्टर 35 इट्स नॉट टू गुड, नॉट टू गुड। इसीलिए हमें किसी और पर्सन के एक्सोसोम्स चाहिए होते हैं, क्योंकि आपके अपने ब्लड में इतने ग्रोथ फैक्टर्स नहीं रह गए। अगर इतना इफेक्टिव होता आपका ब्लड, तो बाल गिरने ही क्यों देता।